नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 2 देखने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ। दोस्तों आप लोग को ना केवल क्वेश्चन आंसर्स बताए जाएंगे बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज अपने फ्रेंड्स को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि मैं इसके बाद और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेके आऊं आप लोगों के लिए। तो शुरू लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर में से आपको 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका खंड अ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है। उसमें से दोस्तों आप लोग को केवल जो है आंसर देना है मात्र 5 ही क्वेश्चन का और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, तो अच्छे से हम लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर्स को देंगे ताकि जो है एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उन्हें अच्छे से मालूम चले कि ये बच्चा जो है इकोनॉमिक्स पर अच्छा कमांड रखता है और इसे अच्छे मार्क्स दिया जाना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हर एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे ताकि आप लोग जो है बेहतरीन एग्जाम में कर पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्या पूछा गया है, एक छात्र के द्वारा 4 विषयों में प्राप्तांक 10, 20, 15 और 5 है। माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ 4 सब्जेक्ट 10, 20, 15 एंड 5 फाइंड द मीन मार्क्स। ठीक है, यानी दोस्तों आप लोगों को माध्य निकालने बोला गया, मीन निकालने के लिए बोला गया। तो आप सभी जानते हैं कि मीन निकालने यानी माध्य निकालने का अलग अलग मेथड्स होता है। तो जब भी आप बनाइएगा, क्लास 11 के स्टूडेंट है तो आप लोग को एक प्रॉपर वे में बनाना जरूरी है। ठीक है, आप लोग क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट नहीं है अब। ठीक है, तो इसको हम लोग जिस मेथड से बनाते हैं उस मेथड का भी नाम स्टार्टिंग में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर देख के इंप्रेस हो जाए और जितना मार्क्स है वो आपको फुल मार्क्स दे दे। तो सबसे पहले हमको जो निकालने बोला कि वो हेडिंग में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माध्य प्राप्तांक की गणना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन। ठीक है, किस मेथड से बना रहे दोस्तों, तो ये हम लोग बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष विधि से। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहां लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स में हम लोग इसको बनाएंगे ताकि अट्रैक्टिव लगे और जब एग्जामिनर देखे तो वो अच्छे से समझ पाए कि आप लोगों ने क्या डेटा को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्रम संख्या यानी दोस्तों सीरियल नंबर। यहाँ दोस्तों क्या होगा, इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद का कॉलम हम लोग बनाएंगे प्राप्त अंक। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे मार्क्स को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां गणना करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे हम लोग जो चीज का कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स का नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे सजा लेंगे। को सब्जेक्ट्स है दोस्तों, 4 सब्जेक्ट्स बोला गया था, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा कितना निकल गया, 4। ठीक है, कितना सब्जेक्ट से 4। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ वेरिएबल, चर मतलब क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल कितना दिया गया दोस्तों, जो जो वेरिएबल्स दिए गए उनको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 10, 20, 15, 5। ठीक है, तो मेरा निकल जाएगा दोस्तों क्या, 50। टोटल क्या निकलेगा, 50। अब दोस्तों ये क्यों किया मैंने, यहाँ पे हम लोग को निकालने बोला गया मीन। ठीक है, और माध्य का फॉर्मूला ही होता है दोस्तों सिग्मा एक्स बाय एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और एन का मतलब होता है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले हम लोगों ने निकाल लिया दोस्तों, इनको सम करके जो मेरा पास वेरिएबल है इनको पूरा टोटल को हम लोगों ने सम कर लिया, तो मेरा कितना निकला दोस्तों, 50। ठीक है, अब दोस्तों 50 की जगह हम लोग 50 पुट करेंगे, सिग्मा एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया, 50। ठीक है, और हम लोगों ने अभी रूल को पढ़ा क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है दोस्तों, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 4 से डिवाइड देना है, तो 4 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.5। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो निकालने के लिए बोला गया उसे हम लोग हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक छात्र द्वारा, इसीलिए एक छात्र के द्वारा 4 विषयों में माध्य प्राप्तांक 12.5। ठीक है, तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, मीन इक्वल्स टू क्या, 12.5। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में अगर आप लोग बनाइएगा तो जितना मार्क्स रहे, इसमें 2 मार्क्स दिया गया, हो सकता है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी दे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में बनाइएगा तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, जितना है फुल मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसी फॉर्मेट में बनाने का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक चीज को बारीकी से पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप लोग हड़बड़ाए नहीं। ठीक है,
तो सटीक आंसर देने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, लॉरेंज वक्र क्या है, व्हाट इज लॉरेंज कर्व। दोस्तों इसको समझने से पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं ताकि आपको आंसर को रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे अपकिरण, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं। इसमें हम लोगों ने जितना भी मेथड्स पढ़ा दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर टेबल बनाते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कैलकुलेशन तो करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग जो है आंसर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कि ग्राफ आर द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ग्राफ काफी अट्रैक्टिव होता है, जो किसी को भी अपनी तरफ क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों इसको हम लोग आसान भाषा में आंसर्स को देख लेते हैं, कैसे आंसर्स को लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, लॉरेंज वक्र अपकिरण को प्रदर्शित करने की एक ग्राफीय विधि है। ठीक है, सर्वप्रथम डॉक्टर लॉरेंज ने इस प्रकार के वक्र का प्रयोग किया था। जिन्होंने इस वक्र का सबसे पहले प्रयोग किया था, जिन्होंने इस वक्र को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था, उन्हीं के नाम पर जो है इस वक्र का नाम पड़ा है। दोस्तों देख सकते हैं डॉक्टर लॉरेंज है और इस कर्व का भी नाम क्या है, लॉरेंज है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया रहेगा। ठीक है, इसका जो है आप देख सकते हैं क्या लिखे यहाँ पे, व्यवसाय में लाभों के वितरण की तुलना के लिए इसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह वक्र एक संचयी प्रतिशत वक्र है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व है। ठीक है, अगर एग्जाम में घुमा के पूछे तो इसी का हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसका आंसर हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। लॉरेंज कर्व इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिस्पर्शन। डॉक्टर लॉरेंज वाज द फर्स्ट टू यूज दिस टाइप ऑफ कर्व। इट इज यूज्ड टू कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अक्रॉस बिजनेसेस। दिस कर्व इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। ठीक है, तो इसको आप लोग इंग्लिश में भी इस तरह से आंसर्स को बना के लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। आसान भाषा में अपने शब्दों में इसे आप लोग बना के 1 से 2 लाइन में इसको आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया, आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए, डिफाइन बेस ईयर। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हुआ है सेट 1 में भी, यहाँ पे भी वही हम लोग लिखेंगे। आधार वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष से होता है जिसके औसत मूल्य को दूसरे वर्ष के औसत मूल्य का आधार मान लिया जाता है। आधार वर्ष के मूल्यों की सहायता से ही दूसरे वर्ष के मूल्यों की तुलना की जाती है। आधार वर्ष का चुनाव करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जिस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है वह ऐसे हो जिसमें मूल्यों में अधिक परिवर्तन ना हुए हो, जिसमें अकाल, महामारी, लड़ाई झगड़े आदि असाधारण घटनाएं ना घटी हो। ठीक है, जो आर्थिक दशाओं पर अधिक प्रभाव डालता हो उसको हमको लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस सब चीजों का आप लोग को सावधानी को भी ध्यान रखना है इसमें, और इसके साथ साथ इन सभी जितने भी बातों को बताए गए इनका भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में कहें तो 2 अवधियों में से जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है उसे आधार अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वन ऑफ 2 पीरियड विथ विच कंपेरिजन इज मेड इज नॉन एज बेस ईयर। ठीक है, आधार वर्ष में जो है सूचकांक का मान कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। आधार वर्ष में जो है सूचकांक का मान कितना होता है, 100 होता है। यदि हम जानना चाहते हैं कि 2017 के स्तर से 2022 में 2017 के स्तर से 2022 में दोस्तों कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग बेस ईयर किसको मानेंगे, 2017 को जो है बेस ईयर मानेंगे। द इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर इज 100। इफ यू वांट टू नो हाउ मच has changed in 2022 prices from 2017 levels, then 2017 is considered as the base year। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था। इसका आंसर इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर इंग्लिश में आप लोग इसी तरह से बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका क्या क्या दोस्तों सावधानी बरतना चाहिए इस चीज को तो जरूर याद रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप लोग जो है यहां तक आंसर को लिखिएगा तो आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कभी कभी जैसे सेट 1 में शायद 3 मार्क्स पूछा गया था तो उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा 50 शब्दों में, लेकिन इसमें हम लोग शॉर्ट में ही आंसर को लिखेंगे। तो आप लोग जो है अपने शब्दों में बनाकर इसे शॉर्ट में आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने थोड़ा आंसर को बढ़ा के लिख दिया ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझते चले। हालांकि आप लोग एग्जाम में दोस्तों यहां से यहां तक के आंसर को लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से है, निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम का नाम लिखिए। नेम 1 प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। तो दोस्तों इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गांव में रहने वाले युवा सभी जानते होंगे कि ये इस तरीके का स्कीम्स चलता है, बहुत कोई जो है इसमें काम भी करते हैं गांव में रहने वाले लोग। ठीक है, तो दोस्तों इस योजना की जो है शुरुआत 2 फरवरी 2006 में 200 पिछड़े हुए
जिलों में आरंभ किया गया, ठीक है, जिसे वर्ष 2007-8 के दौरान बढ़ाकर 330 जिलों में लागू किया गया, ठीक है। इस योजना में जो है महिलाओं तथा पिछड़ी हुई श्रेणी के लोगों को रोजगार प्रदान की जाने की घोषणा की गई। दोस्तों इसमें जो है आप लोग को इसको डिटेल में इतना लिखना नहीं है, आप लोग को खाली नाम पूछा गया था, लेकिन मैंने जो है आप लोग को डिटेल में बता दिया, क्योंकि इसको घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, यह कब लागू हुआ, कितने जिलों में लागू हुआ, 2007-8 में बढ़ाकर ये कितने जिलों में लागू किया गया। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसको मैंने डिटेल से एक एक चीज को बता दिया। साथ ही दोस्तों ये भी बता दिया कि इस योजना को किस लिए लागू किया गया। इस योजना को लागू किया गया महिलाओं तथा पिछड़ी हुई श्रेणी के लोगों को जो है रोजगार देने के लिए। तो इसको आप लोग टू द पॉइंट कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आंसर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड on 2 February 2006 in 200 backward districts which was extended to 300 districts during the year 2007-8, ठीक है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वोमेन एंड बैकवर्ड कैटेगरी पीपल, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आप लोग आंसर्स को समझ के लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक एक चीज को आप लोग को डिटेल के साथ बताया जा रहा है ताकि आप लोग जो है कहीं से भी घुमा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग फंसे नहीं, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत का नाम पूछा गया, नेम वन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसको मैंने पिछले वीडियोस में काफी अच्छे से समझाया था। दोस्तों इसका जो स्रोत का आप लोग याद रखिएगा 5 स्रोत है, ठीक है। टोटल कितने स्रोत है, 5 स्रोत। कभी कभी एग्जाम में 5 स्रोतों का नाम 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने 5 स्रोतों का नाम लिख दिया है। पहला है दोस्तों क्या, पहला सोर्स है आपका शिक्षा पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। दूसरा है आपका प्रशिक्षण ट्रेनिंग, तीसरा है स्वास्थ्य पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, चौथा है आपका प्रवासन यानी माइग्रेशन, और 5 नंबर पॉइंट है सूचना पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को जो है केवल एक ही पूछा है, तो एक ही के बारे में हम लोग इसमें से किसी एक को डिफाइन करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आंसर्स को देख सकते हैं। मैंने लिया पहला वाला पॉइंट का दोस्तों यहाँ पे शिक्षा पर व्यय, ठीक है। शिक्षा पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा पर व्यय पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह तकनीकी कुशलता का सृजन तथा मानव शक्ति बनाती है जो श्रम उत्पादन को सुधारने के लिए उचित होती है, ठीक है। इस प्रकार यह आर्थिक विकास को बनाए रखती है। तो दोस्तों एक ही पूछा गया था इसलिए मैंने एक के बारे में बताया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सभी को जो है डिटेल के साथ समझा दूं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं जो है ह्यूमन कैपिटल पर आप लोग के लिए स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। इसमें आंसर में इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन as it creates technical skills and manpower which is appropriate for improving labor productivity, thus it maintains economic growth, ठीक है। ये आप लोग का आंसर में लिख देना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं क्या पूछा गया, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। दोस्तों इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म लिख दिया ताकि आप लोग एग्जाम में फंसे नहीं, ठीक है। इसका हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, इंग्लिश में बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसी को हम शॉर्ट में कहते हैं नाबार्ड, ठीक है। इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो आंसर में क्या लिखेंगे, इसकी स्थापना जुलाई 1982 में की गई, ठीक है। तो यहां इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1982, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था, इन विच कंट्री वाज द कैंपिंग नेम्ड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का सेट 1 में भी पूछा गया था, तो इसलिए दोनों सेट में पूछा गया तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर में क्या लिखेंगे, जिन्होंने मेरा पहला वीडियोस देखा वो इसका आंसर को ऑलरेडी वो दे पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर में क्या लिखेंगे, सन 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान चीन देश में आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य कम समय में देश का बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था, ठीक है। इसका आंसर इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे, In 1958, a campaign called Great Leap Forward was started in the country of China, whose aim was to industrialize the country on a large scale in a short time, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका आंसर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आता हो ना, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियो जो है अगले जो स्टूडेंट है वहां तक पहुंच पाएंगे और उनका भी हेल्प हो पाएगा, ताकि वे क्वेश्चन को समझे, रटे नहीं, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो में अगर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाती है तो तय मानिए कि सेट 2 कंप्लीट होने के साथ साथ सेट 3 भी कंप्लीट किया जाएगा जल्दी। लेकिन दोस्तों प्लीज आप लोग जो है इस पर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियोस मेरी कैसे लगती है आप लोगों को, ठीक है।
दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने खंड अ में जो है 10 मार्क्स अपना कंफर्म कर लिया कि उससे 10 मार्क्स हम लोग को मिलने वाले हैं और कहीं आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने उसको डिटेल से आप लोगों को समझाया, उस टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब दोस्तों हम लोग खंड ब देख लेते हैं, जो कि आप लोग का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 7 रहेंगे, उसमें से केवल आपको 5 ही का उत्तर देना और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यानी दोस्तों आपका टोटल नंबर जो इसमें मिलने वाले इस सेक्शन से 15 मार्क्स मिलने वाले। हालांकि दोस्तों इसमें 5 ही पूछा गया है, लेकिन मैं टोटल 7 का 7 क्वेश्चन एकदम डिटेल के साथ आप लोग को जैसा सेक्शन ए समझा है उसी तरह से सेक्शन बी भी समझा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म हो जाए कि और आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, डिटेल के साथ। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से एक एक चीज को डिटेल से बताया जाता है, पर स्टूडेंट के द्वारा सपोर्ट काफी कम मिलता है। वो लोग नीचे कमेंट करके एक छोटा सा फीडबैक भी नहीं देते, काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता हूं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आप लोग के लिए और भी जो है बेहतरीन वीडियोस ला पाऊं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, माध्यिका के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। ठीक है, राइट 2 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले हम लोग गुण की बात करेंगे, तो माध्यिका का सबसे पहला गुण यानी मेरिट्स ऑफ मीडियन की बात करें तो सबसे पहला जो होता है दोस्तों सरलता यानी सिंप्लिसिटी। इस माध्यिका की गणना करना एवं समझना क्या है दोस्तों, सरल है। ठीक है, सिंप्लिसिटी, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड मीडियन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है काफी ज्यादा इजी होता है, आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया है और इसका हम लोग जो है समझने भी, इसका कॉन्सेप्ट भी जो है इजी होता है हम लोग को समझने में, ये ज्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि क्लास 9 और 10th में भी आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करें 2 का, पॉइंट नंबर 2 व्यवहारिक उपयोग, एकदम व्यवहारिक उपयोग है दोस्तों, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसमें आप लोग जब सॉल्व करते हैं तो आप लोग को जो डेटा दिया जाता है वो मजदूरी का बताने में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों किसी भी तरीका का आपका जो श्रम विभाजन का बात करें तो उस सब चीजों का आंकड़ा को है डेटा को सॉल्व करने में हम लोग को मदद करता है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। यह सामाजिक परिस्थिति जैसे मजदूरी, धन का विभाजन, कुशलता आदि का अध्ययन करने में उपयोगी होता है। ठीक है, यानी दोस्तों इट इज यूजफुल इन स्टडिंग सोशल कंडीशंस सच एज वेजेस, डिवीजन ऑफ वेल्थ, इफिशियंसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी होता है, तो हमें ये काफी तरह से अलग अलग तरह से ये हेल्पफुल होता है। इसमें 2 ही बोला गया तो हम लोग 2 ही जो है पॉइंट्स का बात करेंगे। अब दोस्तों इसके साथ हम लोगों ने गुण तो देख लिया, 2 गुण, अब 2 दोष भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, 2 दोष की बात करें तो हर एक की कुछ ना कुछ क्वालिटीज भी होती है, तो कुछ ना कुछ उसका डिमेरिट्स भी होता है। ठीक है, उसका डिमेरिट भी होता है। तो माध्यिका के दोष की बात करें तो डिमेरिट्स ऑफ मीडियन की बात करें तो सबसे पहला जो है दोस्तों समस्त मदों को आधारित ना होना, समस्त मदों पर आधारित ना होना। ठीक है, नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि सभी ऑब्जर्वेशन को पर ये बेस्ड नहीं होता है, तो सबसे बड़ा जो है इसका यही डिमेरिट में होता है। ठीक है, माध्यिका केवल मदों को दर्शाती है, इसलिए यह समस्त मदों पर आधारित नहीं होता है, जो कि यह सबसे बड़ा इसका डिफॉल्ट है या डिमेरिट है। ठीक है, नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन द मीडियन शोज ओनली मिडिल टर्म्स, ओनली द मिडिल टर्म्स। ठीक है, सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा जो डिमेरिट है वो है उतार चढ़ाव से प्रभावित, अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस। ठीक है, निर्देशन में उतार चढ़ाव से माध्यिका अप्रभावी होता है और अधिक सार्थक नहीं होता है। आप सभी जानते हैं जब ये उतार चढ़ाव वाला सिचुएशन होता है तो ये ज्यादा प्रभावी नहीं होता, सार्थक भी इसका आंसर्स के द्वारा हम लोग सेटिस्फाई भी नहीं होते कभी कभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर्स में क्या लिखेंगे, अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन, दिस मीन इज इफ इनइफेक्टिव विथ फ्लक्चुएशंस इन सैंपल एंड इट इज नॉट मोर मीनिंगफुल। ठीक है, तो जब उतार चढ़ाव वाला सिचुएशन होता है तो जो इसका आंसर्स आता है तो उसके द्वारा जो होता है हम लोग काफी सेटिस्फाई नहीं होते हैं और ये जो होता है मोर मीनिंगफुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर्स को इस तरह से बना के लिख देना है। तो जिन्होंने इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया होगा वो इस सब सिचुएशन से गुजर चुके होंगे और उनको ये चीज समझ में भी आ रहा होगा। हालांकि मैं जो है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन का एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या फिर आपका मोड हो। ठीक है, तो मैं तीनों का जो है सीरीज लेके आ रहा हूं जल्द। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, जो कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में इस टाइप का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की खासियत यह है कि आप इसको यदि सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आपका परफेक्ट आ जाता है तो आपको फुल मार्क्स दिलाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करते हैं गलत आंसर आता है तो आपका मार्क्स भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो गलतियां नहीं होगी। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट समझ के खाली आप लोग गैस पेपर से रट लीजिएगा तो आंसर्स नहीं आने वाला है, आप लोग का मैथ भी सही होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए। क्या पूछा गया पहले वो हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना कीजिए। फाइंड द मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, यानी मीन डिविएशन निकालने बोला है किससे, अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में माध्य से
माध्य विचलन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब मीन डिविएशन फ्रॉम मीन बात किया तो यानी हमें मीन निकालना जरूरी है। हमारे पास यहाँ डेटा दिया हुआ, हम लोग देख सकते हैं मार्क्स दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है मार्क्स को एक्स से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? एक्स से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सारा मार्क्स को लिख लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, यहाँ पे जो है उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसे हम लोग लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, तो 2, 3 क्या क्या दिया गया दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 7, 5, 3। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग को मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालने बोला है, तो सबसे पहले हम लोग को मीन निकालना जरूरी है। और मीन का आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है दोस्तों? मीन इक्वल्स टू सिग्मा fx बाई एन। ठीक है, यानी दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको fx निकालना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग fx निकाल लेते हैं। ठीक है, तो f का वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें fx मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन को ऐड करेंगे तो हमें सिग्मा fx भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई किए तो 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 60, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 210, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 200 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो आपका 150। ठीक है, अब दोस्तों हमें सिग्मा निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा fx मेरा निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट। तो कितना आएगा दोस्तों? 640 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को जो है, मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि पहले हम लोग को मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो डेटा है यहाँ पे देख सकते हैं, आपका टोटल जो है आपका सिग्मा एफ का बात करें, इसको हम सिग्मा एफ भी लिखते हैं या एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सिग्मा एफ निकल रहा है कितना है? 20, और इधर सिग्मा एफ एक्स निकल चुका है 640। ठीक है, तो माध्य बराबर जो है आपका सिग्मा एफ एक्स बाय एन, या सिग्मा एफ लिख भी सकते हैं हम लोग। यहाँ एन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एफ भी लिखिएगा तो भी आपका एग्जाम में करेक्ट होगा। ठीक है, दोस्तों इसका कैलकुलेशन के लिए मेरे पास दोनों ही डेटा अवेलेबल है। हमने सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिया, सिग्मा एफ भी निकाल लिया। ठीक है, दोनों को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आंसर कितना निकल जाएगा? 32। यानी मेरा मीन क्या निकल गया दोस्तों? 32 निकल चुका है। ठीक है, अब हमारा मीन निकल चुका है दोस्तों 32, तो अब हम जो है क्या निकालेंगे दोस्तों? डिविएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? डिविएशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिविएशन निकालेंगे। तो मेरा याद रखिएगा मीन कितना निकला हुआ दोस्तों? 32। कितना निकला है? 32। ठीक है, तो मीन डिविएशन निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो आपका x का वैल्यू है उसको मीन का वैल्यू से, ठीक है, क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो मेरा आंसर निकलते जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बार लगाया, यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा होगा, ऐसे डिविएशन निकालने के लिए ऐसे बार लगाया हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ आपको ये बार दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये बार क्या करता है, जो आपका नेगेटिव साइन आता है उसको वो जो है पॉजिटिव में चेंज कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब डिविएशन निकालते हैं तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज नहीं करते और जितने भी डेटा होता है वो पॉजिटिव ही हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग मीन का जो वैल्यू है आपका कितना है? मीन का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी 32 आया हुआ था। तो मीन का वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे इसके साथ एक्स के वैल्यू के साथ, तो एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों? 10 है। तो 10 माइनस 32 होगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा? आपका आंसर निकलेगा -22। क्या निकलेगा? -22। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही ये सिंबल यूज किया, ये बार, ये जो है इसका माइनस को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 22। इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे डिविएशन निकालने के टाइम बार दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका पहला वाला क्या आएगा, जब आप x का वैल्यू के साथ 32 को माइनस कीजिएगा मीन के वैल्यू को, तो आपका आ जाएगा 22। फिर x के वैल्यू के साथ अगर आप 32 को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 12 आएगा, -12 आएगा, लेकिन हम लोग इसको पॉजिटिव ही दिखाएंगे। ठीक है, फिर x का वैल्यू को जो है 32 के साथ माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 2। फिर x का वैल्यू को 32 के साथ माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 8। फिर x का वैल्यू को माइनस कीजिएगा 32 के साथ, यानी 50 से 32 जाएगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है डिविएशन हम लोग जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, दोस्तों अब जो है हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसमें होता है आपका सिग्मा एफ इंटू डिविएशन। ठीक है, तो सिग्मा एफ इंटू डिविएशन, तो हमको एफ का वैल्यू को डिविएशन का वैल्यू के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी एफ का वैल्यू को डिविएशन के वैल्यू के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ डिविएशन आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका हो जाएगा 14, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 40, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो आपका हो गया 54। ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेट कीजिएगा
कीजिएगा, सिग्मा निकालना है तो सिग्मा के लिए हम क्या बोले, जो डेटा रहता है उसको आपको टोटल को ऐड करना पड़ता है, तो आपका निकल जाएगा सिग्मा एफ डिविएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका कितना निकल गया, 188 आपका वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को निकालने जो बोला गया क्वेश्चन में, निकालने बोला गया है मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग जानते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डिविएशन बाय एन। ठीक है, तो मेरा पास सिग्मा एफ डिविएशन हम लोगों ने निकाला क्या दोस्तों, 188 निकाला हुआ है, और एन मेरा पास ऑलरेडी है क्या, 20। ठीक है, तो दोनों का आपस में डिवाइड दे देंगे तो मेरा निकल जाएगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, 9.4 आपका निकल जाएगा। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों आप लोग का जब ये अगर लॉन्ग में दे देगा तो दोस्तों 5 मार्क्स वाले में देने पर ये दोस्तों आप लोग को निकालने बोलेगा माध्य विचलन गुना की। इसमें बोला नहीं गया लेकिन बोला जा सकता है, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में दे दे तो इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। माध्य विचलन अगर गुणांक निकालने बोले तो मीन डिविएशन एक्स बार बाय मीन। ठीक है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन। ठीक है, तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का वैल्यू को मीन का वैल्यू से क्या करना, आपका डिवाइड दे देना, तो आपका निकल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। क्या निकल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक है, तो आसानी से इसका आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को जो है समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आप लोग जो है इसको पेन एंड पेपर के साथ में वीडियो के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको अगर मिलता है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, आपका बुक में कहीं क्वेश्चन होगा तो इस थ्रू से जैसे मैंने बताया उस तरह से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लीज 1 से 2 बार और देखिए और साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और प्लीज अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आप लोग को यहाँ पे 3 मार्क्स में दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये एग्जाम में आप लोग को 5 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, साथ में पेन पेपर निकालिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ा से x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा एंड कमेंट ऑन देयर रिलेशनशिप। निकालने क्या बोला गया, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने बोला गया। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को देख लेते हैं ताकि आप लोग को इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों r से डिनोट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दोस्तों n का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई लिखा है। ठीक है, यानी x और y का मल्टीप्लाई निकालना है और x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों उसका ऐड करेंगे तो मेरा निकल जाएगा सिग्मा एक्स वाई। यानी पहला कैलकुलेशन दोस्तों आपका हो गया। आपको निकालना क्या है, सिग्मा एक्स वाई आपको निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों x और y का अगर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, क्या निकालना है, आपका निकालना है सिग्मा एक्स भी निकालना है और सिग्मा वाई भी आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर देख पा रहे होंगे यहाँ पे x भी है और इधर y भी है। जब x को टोटल ऐड करेंगे तो मेरा सिग्मा x निकल जाएगा, जब y का वैल्यू को टोटल को ऐड करेंगे तो मेरा सिग्मा y भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देख सकते हो दोस्तों नीचे में दिया गया है अंडर रूट क्या क्या दिया गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा गया है। यानी x का आपको क्या निकालना है दोस्तों, स्क्वायर निकालना है और उसके बाद उसको ऐड करना है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं y का भी स्क्वायर निकालना है और उसको भी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं क्या, यहाँ पे x जो था उसका स्क्वायर भी निकालना है और उसको ऐड करके सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल गया। उस तरह से y था, y का स्क्वायर किया तो उसको ऐड किया तो सिग्मा y स्क्वायर भी निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला से समझ लिया कि हम लोग को टोटल 5 कैलकुलेशन हम लोग को इसमें करना है, तब आप आंसर इसका पुट कीजिएगा वैल्यू को और इसका आंसर आप लोग का निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टेबल को फॉर्मेट को समझ लेते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इतना तो समझ में आ चुका है आप लोग को कि हम लोग को 5 तरीके कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग का पहला जो सीरीज है वो एक्स सीरीज है, दूसरा है वाई सीरीज। इसे आप लोग ऐसे सजाइएगा ताकि आप लोग का जो है नीट एंड क्लीन आपका आंसर आ पाए। ठीक है, एकदम इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से फॉर्मेट को खींचिएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो x का जितना वैल्यू लिख लिए और उसको टोटल करेंगे तो मेरा आ जाएगा सिग्मा x। ठीक है, अब इसी x का दोस्तों क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल को तो मेरा निकल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने x सीरीज को कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों उसी तरह से हम लोग जो है y सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग निकालेंगे सिग्मा y। तो पहले हम लोग y का जितना भी डेटा दिया गया उसको सजा लेते हैं 3, 4, 6, 7, 10, 3, 4, 6, 7, 10। ठीक है, इनको जब आप टोटल कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा सिग्मा y। ठीक है,
उसी तरह से अब y का भी स्क्वायर करेंगे तब आपका सिग्मा y स्क्वायर निकलेगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का 16, 6 का 36, 7 का 49, उसके बाद 10 का 100। ठीक है, जब आप इसको टोटल कीजिएगा तब आपका निकल जाएगा सिग्मा y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब दोस्तों और एक कैलकुलेशन जो था वो था आपका सिग्मा एक्स वाई था। ठीक है, यानी x को मल्टीप्लाई करना है, x का वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है y का वैल्यू से। ठीक है, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 1 3 जा 3, 1 4 जा 2 4 जा 8, ठीक है, 3 6 जा 18, 4 7 जा 28, 5 10 जा 50। तो इस तरह से ये जो मेरा वैल्यू आया आपका हो गया सिग्मा एक्स वाई। जब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या दोस्तों, सिग्मा एक्स वाई मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब इसका वैल्यू को टोटल कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या, सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास सभी तरीके का डेटा अवेलेबल है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो जहां है उसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन कितना था दोस्तों, आप लोगों ने देखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना था आप देख रहे हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है दोस्तों, 5 है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में क्या बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे। ठीक है, एक्स वाई अभी हम लोगों ने निकाला दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं तो देखने में सुविधा होगा। ठीक है, यहाँ एक्स वाई हम लोगों ने अभी निकाला कितना, 107, यहाँ 107 बैठाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है तो माइनस बैठाए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सिग्मा एक्स है, क्या है दोस्तों, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स कितना निकाल के रखे, 15, तो हम लोगों ने यहाँ 15 बैठाया। उसके बाद गुना है दोस्तों, यहाँ पे डॉट लगा यानी गुना है तो गुना का चिन्ह दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिग्मा क्या है, वाई है, तो सिग्मा वाई का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल के रखा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 30 है, तो 30 यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्मूला में अंडर रूट है तो अंडर रूट दिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल नंबर कितना है, 5 ही नंबर है तो 5 बैठाए। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू को पुट करना है। किसको पुट करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, 55 है। यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर जब 55 बैठाए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो सिग्मा एक्स आया है, जो सिग्मा आपका एक्स आया दोस्तों, उसका वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर करना है फॉर्मूला के तहत। अब दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या करना है, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बैठाना है। जैसे आप लोगों ने एक्स के साथ किया उसी तरह से वाई का वैल्यू के साथ भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्मा वाई का स्क्वायर को लेना है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका 210 है। फिर आपका जो सिग्मा वाई आया है दोस्तों, सिग्मा वाई, उसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो आप लोग उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 5 को 107 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 535। 15 को 30 से गुना करेंगे तो 450। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे 5 को 55 से तो 275, और 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। ठीक है, अब इधर भी आप देख लीजिए, 5 को 210 से गुना करेंगे तो 1050, और 330 का स्क्वायर करेंगे तो 900। ठीक है, तो ऊपर वाले वैल्यू को दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग माइनस करते हैं। 535 को 450 से तो 85, इधर आपका हो गया, इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो 50, और इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो 150। इन दोनों जब रूट रूट में है तो रूट रूट में आपस में गुना होगा तो आपका रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 85 बट्टे, इन दोनों का आपस में गुना कीजिएगा तो रूट अंडर 7500। ठीक है, तो आप इसका जब निकालिएगा दोस्तों अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा 86.60। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों को आपस में डिवाइड देंगे तो 85 बट्टे इसको अगर आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा आंसर 0.98। अप्रॉक्स क्या निकलेगा, 0.98। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में आप लोग को जो है इसमें पूछा गया कि इसके बीच संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इसके बीच का रिलेशन, संबंध पूछा गया है। ठीक है, रिलेशनशिप पूछा गया। तो दोस्तों मेरा जो है यहाँ आंसर आया, ये देख सकते हैं मेरा क्या आया, 0.98 आया। ठीक है, दोस्तों दो श्रेणियों में सहसंबंध की काफी मात्रा हो तो वह होता है उच्च मात्रा, यानी हाई डिग्री कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो यह ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकता है। उच्च स्तरीय सहसंबंध की दिशा में दोस्तों उसका गुणांक 75, यानी आप याद रखिएगा 0.75 से लेकर 1 के बीच होता है। 0.75 से लेकर आपका 1 के बीच अगर आपका वैल्यू आए तो उसको हम कहते हैं हाई डिग्री कोरिलेशन। कहां से कहां तक दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपका आंसर 0.75 से लेकर 1 के बीच आए तो दोस्तों वो होगा आपका हाई डिग्री कोरिलेशन, यानी उच्च स्तरीय सहसंबंध। तो दोस्तों यहाँ पे आप आंसर शॉर्ट में लिख दीजिएगा, एक ऐसा संबंध है उच्च स्तरीय सहसंबंध है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कहां से कहां के बीच है, क्योंकि उच्च स्तरीय सहसंबंध की दशा में उसका जो गुणांक आता है, कोएफिशिएंट आता है, वो 0.75 से लेकर 1 के बीच होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका हाई डिग्री कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, उच्च स्तरीय सहसंबंध कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसको जो है आप लोग 2 बार सुन के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली जो है इसके रिगार्डिंग आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप लोग बना के आइएगा, क्योंकि दोस्तों जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसमें टीचर आपका नंबर नहीं काट सकते हैं, इसलिए इस फॉर्मेट में ही बनाइएगा तो आपको एग्जाम नीट एंड क्लीन आपका बनेगा, साफ सुथरा मैथ भी बनेगा, टीचर देख के इंप्रेस भी होंगे और आपको फुल मार्क्स देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लगता है 5 मार्क्स वाले आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन में आप लोग को ये दिया
किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपको ये समझ में आया, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए और नीचे बताइए कि सर हाँ मैंने खुद से इसको बनाया और सॉल्व भी हो गया, ठीक है। तो चलिए प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है और आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूं मैं, अपना पढ़ाई को छोड़ के आप लोग के लिए टाइम निकाल के मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, सूचकांक के कोई 3 लाभ बताइए। मेंशन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये क्या करता है दोस्तों, जटिल तथ्यों को क्या करता है, सबसे पहले सरल बनाता है, ठीक है। तो वही लिखा गया, जिन तथ्यों के परिवर्तन का मापन किसी अन्य साधन से संभव नहीं होता तो उन्हें सूचकांकों की सहायता से क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, पहले भी मैंने बताया। ये क्या करता है, आपका तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि आप लोग का इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। सूचकांक मुद्रा मूल्य के संपूर्ण अथवा निरपेक्ष एब्सोल्यूट अध्ययन को संभव नहीं बनाते हैं, बल्कि मूल्य में परिवर्तन के तुलनात्मक अध्ययन की ओर क्या करता है, संकेत करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, व्यवसाय क्षेत्र में प्रयोग, यूज्ड इन बिजनेस फेयर, ठीक है। सूचकांक से जो है व्यापारियों को बिक्री तथा मूल्य संबंधी ज्ञान होता है। व्यापारी अपनी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में होने वाली वृद्धि कमी से अवगत होते हैं इससे, ठीक है, और वे माल क्रय विक्रय के उचित समय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका सूचकांक 3 तरह से हमें बताने बोला गया, तो तीनों मैंने आपका जो है बता दिया इसका, ठीक है, एडवांटेजेस। चलिए इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये इंग्लिश में आप लोग का आंसर लिखा गया, उसी को जो है हिंदी वाले को इंग्लिश में आप लोग का बता दिया गया, आसान वर्ड में लिखा गया, आप लोग इसको समझ के खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि पहले हम लोग जब अंतर का आधार लिखेंगे, उसके बाद सापेक्षिक निर्धनता, उसके बाद निरपेक्ष निर्धनता, यही इसका लिखने का फॉर्मेट होता है, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेगा। डायरेक्ट अगर आप लोग ऐसे इधर सापेक्षिक निर्धनता इधर निरपेक्ष निर्धनता लिख दीजिएगा और अंतर कीजिएगा तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग अंतर करते हैं तो किसी भी चीज को अंतर करने का फॉर्मेट यही होता है, और इसी फॉर्मेट में आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिल पाए। सबसे पहले इसका अर्थ हम लोग लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं। तो सापेक्षिक निर्धनता क्या होता है दोस्तों, इसका अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है, और इसका अभिप्राय जो है आपका कुल जनसंख्या से है, जो निर्धनता रेखा से क्या होता है, नीचे होती है, ठीक है। इसका जो होता है दोस्तों महत्व की बात करें तो जब हम यह कहते हैं कि भारत सापेक्षिक रूप से निर्धन है, तो यह अन्य देशों की तुलना होती है, यह विभिन्न देशों की तुलना जो है प्रति व्यक्ति आय की तुलना में होती है। लेकिन दोस्तों निरपेक्ष निर्धनता का बात करें दोस्तों, तो इसका महत्व जो होता है अल्प विकसित देशों के लिए होता है, ठीक है। अल्प विकसित, इसमें देखिए दूसरे देशों के साथ हम अंतर कर रहे हैं, लेकिन इसमें केवल अल्प विकसित देशों के लिए होता है, ना कि विकसित देशों के लिए। जैसे यूएसए के लिए नहीं लागू होगा, लेकिन दोस्तों ये अल्प विकसित देशों के साथ हो सकता है, जैसे आपका चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये अल्प विकसित देश है, यानी ठीक है, यानी आपका ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होता है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों अब बात करें हम लोग मेजरमेंट का, माप का बात करें, तो इसका माप की बात करें तो भारत में सापेक्षिक निर्धनता को लॉरेंज वक्र तथा गिनीज के प्रयोग के द्वारा इसे मापा जाता है, और इसे जो है आपका भारत में निरपेक्ष निर्धनता को निर्धनता रेखा की सहायता से हम लोग इसको मापते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है दोस्तों आप लोग का इंग्लिश में लिखा गया है। आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे लिख दीजिएगा बेसिस, और दोनों के बीच का आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आंसर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वही जो मैंने हिंदी में बताया उसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कृषि विपणन व्यवस्था को कृषि उत्पादों के थोक विक्रेता तथा भंडारियों द्वारा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें आपका क्या होता है दोस्तों, माल का प्राप्ति, उसका एकत्रीकरण, विपणन, प्रक्रियाकरण, परिबंधन, परिवहन, श्रेणीकरण और माल का वितरण शामिल है, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाय होलसेलर एंड स्टोर कीपर्स टू फाइनल कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग रिसीट्स, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, गार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इसके आंसर्स को आसान शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा गया आपका, किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई डू फार्मर नीड्स क्रेडिट, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि आपका आंसर सटीक हो पाए, ठीक है। तो किसानों को साख की आवश्यकता विभिन्न कार्यों के लिए होती है, जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। पहला होता है दोस्तों वो है आपका दीर्घकालीन साख, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहते हैं। इसकी आवश्यकता संपत्ति जैसे आपका ट्रैक्टर, भूमि, महंगे औजार आदि को अस्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए होता है।
इन ऋणों की अवधि जो होता है दोस्तों 5 से 20 वर्ष तक होता है। आप लोग एक एक चीज को इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इसको आंसर को परफेक्ट लिखना है, अवधि लिखना है, इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सा संपत्ति आता है, कितना से कितना अवधि तक के लिए दिया जाता है, तो आपको डिटेल में लिखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन साख कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो है आपका पूछा गया है कि मध्यकालीन साख पूछा गया। क्या पूछा गया, मध्यकालीन साख। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मध्यकालीन साख यानी मीडियम टर्म क्रेडिट। ठीक है, इसकी जो अवधि होता है दोस्तों, ये जो होता है आपका 1 से 5 साल के लिए होता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, कुआं खोदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, अवधि और किसके लिए प्रयोग होता है इसको याद रखिएगा। पहला वाला मैंने क्या बताया, इसके लिए जो होता है महंगे आपका मशीन खरीदने के लिए होता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, लैंड हो गया, महंगे औजार हो गया, इसको खरीदने के लिए। और इसका जो होता है टाइम पीरियड जो होता है पहले वाले का 5 से 20 साल, जबकि मीडियम टर्म क्रेडिट का बात करें मध्यकालीन का, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 से लेकर 5 साल के लिए। इसमें हम लोग जो है कुआं खोदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका सबसे जो अधिकतर अभी जो देख रहे सामान्य लोग लेते हैं अल्पकालीन साख, और इसकी जो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। इसकी आवश्यकता जो है हम लोग किस लिए लेते हैं, बीज, यंत्र, खाद, उर्वरक खरीदने के लिए लेते हैं। ठीक है, यह ऋण जो है प्रायः सरकारी समितियों, साहूकारों तथा बैंक द्वारा दिया जाता है। इन ऋणों की अवधि जो होता है 6 से 12 महीने तक की होता है। ठीक है, तो इसको आसान शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों किसानों को साख की आवश्यकता इन 3 तरीके से उन लोगों को पड़ती है। तो विभिन्न कार्यों के लिए 3 तरीके के कार्यों के आधार पे हमने बांट दिया, किसके आधार पे, समान के आधार पे और अवधि के आधार पे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसी को नीचे इंग्लिश में लिखा गया है, फार्मर नीड क्रेडिट फॉर वेरियस वर्क्स विच आर एज फॉलोज, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, इन लोग का जो आपका ड्यूरेशन याद रखना है और इसमें कौन कौन सा एसेट्स आता है उसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप लोग इसका आंसर को लिखिएगा, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को जो है हर एक चीज को जो है डिटेल में समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेट 3 और इसके बाद का सेक्शन लेके आऊं, तो प्लीज नीचे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। बहुत कम जो है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के द्वारा फीडबैक देखने को मिलता है, इसलिए कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन टूट जाता है। तो प्लीज आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग को कुछ क्वेरीज हो तो मुझे जो है इंस्टाग्राम में आप लोग पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट नोट्स और आपका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग मुझे आपका टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ट्विटर अकाउंट में भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।